नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम साइंस के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 58 यानी कि 58 करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बोला था, ये जो सीरीज चली है 100 वीडियो की किरण पब्लिकेशन के बुक के 2000 क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे, यानी कि डेली आपका एक वीडियो मिलने वाला है। और कोशिश करूंगा संडे वनडे आए या फिर सैटरडे में मैं 2 वीडियो कंप्लीट कर दूं, क्योंकि जितना जल्दी ये कंप्लीट होगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक को हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज। 30 वीडियो उसके फिजिक्स के हैं, 20 वीडियो बायोलॉजी के हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग हमसे अभी भी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना। देखो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे अगर जो वीडियो के अपडेट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते तो वहाँ पे आपको सेंड कर दिए जाएंगे। बहुत सारे PDF भी आपको टेलीग्राम में सेंड किए जा रहे हैं। यहाँ पे साइंस की जो हम अलग से हमारी PDF है, इसको भी ले सकते हैं। अपनी तैयारी और बेटर करने के लिए, एग्जाम टाइम में तेजी से रिवीजन करने के लिए आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अनअकैडमी का SSC चैंपियनशिप लीग चल रहा है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। 3 टेस्ट आपको यहाँ पे देने हैं ऑनलाइन, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 स्टेज में आपके टेस्ट होंगे। ग्रुप स्टेज 1 जिसमें 23 अक्टूबर को देना है। ग्रुप स्टेज 2 की बात करें 24 अक्टूबर को, जो फिनाले होगा वो 30 अक्टूबर को। तीनों में आपको प्राइज जीतने का भी मौका मिलेगा। और देख सकते हैं तीनों स्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 में 50-50 क्वेश्चन होंगे। जो फिनाले होगा वो 50 क्वेश्चन का। जरूरी नहीं आप रेलवे की तैयारी करते हो तो क्यों दे, SSC रेलवे कोई भी तैयारी करते हो इसको जाके जरूर दो, क्योंकि रीजनिंग इसमें भी मिलेगा, जनरल अवेयरनेस इसमें भी मिलेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड इसमें भी मिलेगा, और भी पूरे मिलेंगे। ठीक है, अगर जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे प्राइज भी दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे 5000 से लेके 10,000 तक का यहाँ पे प्राइज आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर जो आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा आज के सेशन का। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर जो 58 गुणे मल्टीप्लाई 20 करते हैं तो लगभग हम 1200 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जिसमें बायोलॉजी का हमने लगभग 900 क्वेश्चन को हमने बायोलॉजी का किया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 900 नहीं 1000 प्लस किया हमने शायद। यहाँ पे बात करें भिन्न भिन्न तारों के, पहला क्वेश्चन है भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। जो तारे होते हैं आप देखते हैं आकाश में, आपको लगते हैं टिमटिमा रहे हैं तारे, आप कहते हो तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन वास्तव में बताऊं तारे टिमटिमाते नहीं हैं। ये घटना है, जो वायुमंडल है उसकी घटना है। वायुमंडल में आपको पता है बहुत सारी वायु की परतें होती हैं। खैर ये अलग प्रश्न है आपको, लेकिन हम इसको इस प्रश्न को करते हैं, अभी उस वाले प्रश्न को भी हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जो तारे होते हैं भिन्न भिन्न, देखो सूर्य भी, ध्यान रखना सूर्य भी एक प्रकार का आपका तारा होता है नहीं। ठीक है, तो भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसके विविधता के कारण होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो तारे होते हैं एक प्रकार की खगोलीय पिंड ही है। ठीक है, जो लगातार ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं। अब इसमें हम बात करें तारों को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं। हम आकार के कारण वर्गीकृत करते हैं, कौन सा तारा बड़ा है कौन सा तारा छोटा है। हम उनके रंग को देख के वर्गीकृत करते हैं, हम उनके चमक को देख के वर्गीकृत करते हैं, हम उनके ताप को देख के वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तापमान यानी कि टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए। क्या क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं। ये टेम्परेचर के कारण होते हैं, तापमान पे डिपेंड होता है कि उस तारे का जो कलर होगा वो कैसा होगा। ऑप्शन नंबर ए पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। अब एक चीज आप ध्यान रखना, जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है, जो लाइट होता है, एक प्रकार का तरंग है। कैसा, विद्युत चुंबकीय। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, ये विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है, ध्यान रखना इस प्रकाश जो होती है, और विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब जब विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी नहीं। जब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी तो गति इसकी अपरिवर्तित रहेगी, वैसी ही रहेगी। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट बात करें, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धूप के चश्मे के लिए देखो, धूप में आपको पता है यूवी किरणें आती हैं। अब जब धूप का चश्मा बनाया जाएगा उसमें ग्लासेस कुछ ऐसे होंगे जो यूवी रेस से आपकी रक्षा कर सकें। तो क्रूक्स कांच होता है। जो क्रूक्स कांच होता है उसमें एक चीज़ बनाया जाता है SeO2, जिसे बोलते हैं सीरियम ऑक्साइड। और ये सीरियम ऑक्साइड यूवी किरणें यानी कि जो पराबैंगनी किरणें आती हैं हानिकारक, उनसे हमारी रक्षा करता है। तो क्रूक्स कांच इसका राइट आंसर होगा। क्रूक्स कांच में क्या होता है, क्या मिला होता है? सीरियम ऑक्साइड। ठीक, आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। सूर्य की उष्मा, देखो सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? क्वेश्चन और आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 3 सेकंड 20 सेकंड कुछ ऐसा टाइमिंग होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सूर्य का उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचता है? तो सूर्य का उष्मा पृथ्वी पर पहुंचता है विकिरण द्वारा। ठीक है, अब विकिरण द्वारा क्यों पहुंचता है? क्योंकि विकिरण में संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इस कारण सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। देखो, आप वन लाइनर नोट्स जरूर बनाओ। ठीक है, वन लाइनर नोट्स। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, देखो प्लेलिस्ट पूरी अवेलेबल है 100 वीडियो का। ठीक है, अभी तो ये 58 नंबर है। खैर, आप अगर जो नहीं देखे हो तो देखना शुरू कर दो आज से, क्योंकि 15 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होता है हमारा, और उससे वन लाइन डेली आप 5 वीडियो जरूर देखो। ठीक, क्वेश्चन है आपका, अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती? अब तरंगों की बात करें, अब तो पढ़ते हो, एक तो यांत्रिक तरंगे होती है, ध्यान सुनना, एक तो अयांत्रिक तरंगे होते हैं। यांत्रिक में माध्यम की आवश्यकता होती है, अयांत्रिक में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यांत्रिक भी पढ़ते हो, आपकी 2 प्रकार की होती है। एक तो आप पढ़ते हो अनुप्रस्थ तरंगे, यांत्रिक में एक तो अनुप्रस्थ तरंगे, और एक पढ़ते हो अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे। अब मैंने बताया यांत्रिक में माध्यम की आवश्यकता होती है, अनुदैर्ध्य में, तो अनुदैर्ध्य एक प्रकार का यांत्रिक है, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता होगी। तो किस में नहीं गुजर सकती? जब निर्वात में नहीं गुजर सकती। ठीक है, ठोस द्रव गैस एक प्रकार का माध्यम का काम करेंगे, निर्वात में नहीं गुजर सकती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर जो पूछे, जो वायु में उत्पन्न तरंगे होती हैं, जो वायु में उत्पन्न तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। भूकंप की तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट देखने से छोड़ो। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग जो सौर कुकर होता है, जो सोलर कुकर होता है, उसको गर्म करता है? तो ध्यान रखना, हमेशा जो अवरक्त किरणें आती हैं वो गर्म करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवरक्त किरणें। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? अब बहुत सारे बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, कहेंगे कि समुद्री जल के परावर्तन के कारण समुद्र का जल। अब देखो ऐसा नहीं है, आकाश की बात हो रही है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि पृथ्वी कैसा दिखाई देता है। पृथ्वी तो अंतरिक्ष से पृथ्वी देखने पे वैसा काला दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन आप जब मैप देखते हो तो नीला नीला ज़्यादा दिखाई देता है, वो तो समुद्र के कारण होता है, वो अलग बात है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि ये गोल सा पृथ्वी है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपको आकाश ये नीला कैसे दिखाई देता है? ठीक है, पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, तो आकाश नीला कैसे दिखाई देता है? ध्यान रखना। सूर्य का प्रकाश की बात करें, आपको पता है जो 7 रंगों का मिश्रण होता है सारी चीज़ें में, वायुमंडल से होकर गुजरता है सूर्य प्रकाश, ये भी पता है। और वायुमंडल में अनेक धूल के कारण, धुएं के कारण उपस्थित होते हैं, और इस कारण से जो सूर्य का प्रकाश होता है वो क्या हो जाता है? उसका प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक, प्रकीर्णन हो जाता है। और जब आप देखते हो ऊपर, जब आप ऊपर देखते हो तो आपको सिर्फ प्रकीर्णित प्रकाश ही दिखाई देता है। अब प्रकीर्णित प्रकाश की बात करें, इसमें आप ध्यान रखना, प्रकीर्णित प्रकाश में आपको मिश्रित रंग दिखाई देता है। एक तो आप ध्यान रखना, इसमें धूप की बात करें, इसमें जो बैंगनी रंग होता है तो होती है, तो बैंगनी की बात करें जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और एक होती है आपका नीला, बैंगनी हो गया और लाल होता है। ठीक है, विप की ओर से आप पढ़ोगे लाल, जिसका प्रकीर्णन कम होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, कम होता है। तो बैंगनी का प्रकीर्णन अधिक होता है, लाल का कम होता है। लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें इन दोनों का मिश्रित प्रकाश देखने को मिलता है, मिश्रित कलर देखने को मिलता है, जो हल्का नीला होता है या आसमानी होता है। ठीक,
आसमानी हमें दिखाई देता है। इस कारण से हमें सूर्य का प्रकाश नीला इस कारण से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश का प्रकीर्णन किससे होता है? जो वायुमंडल में धुएं या धूल के कण उपस्थित होते हैं उसके कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वायुमंडल में जो यूवी किरणें होती हैं उनका अवशोषण कौन करता है? आप पढ़ते हो वायुमंडल है, वायुमंडल में एक परत पाई जाती है ओजोन परत, जिसको बोलते हैं 16 सितंबर डेट याद रखना, जिस दिन हम मनाते हैं ओजोन डे। ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर। ठीक, अब ये ओजोन परत होती है, आपको पता है बहुत सारी हानिकारक किरणें आती हैं, यूवी रेज आती हैं जो ओजोन की परत सोख लेती है, जिनका अवशोषण कर लेती है, उसके बाद आपकी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। और ध्यान रखना ये बहुत नुकसानदायक है। अभी आप कहीं कहीं खबरें पढ़ते होंगे कि ओजोन परत में होल हो गया, ओजोन परत पतली हो रही है। अब पतली हो जाएगी तो जो यूवी किरणें होंगी हानिकारक, वो डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंचेंगी, डायरेक्ट आपके त्वचा को टच करेंगी, तो उससे क्या होगा? नुकसान होगा। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, एक तो आप चर्म कैंसर, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और भी बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ये ओजोन परत होती है, ये हमारी रक्षा करती है। ठीक है, एक प्रकार से कवच बना के काम करती है। ठीक है, तो वायुमंडल, ये ओजोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 16 सितंबर जरूर याद रखिएगा, ओजोन डे होता है। ठीक, और जो हम हानिकारक गैसें, फैक्ट्रियाँ, ठीक है, ये सारे ग्रीन हाउस गैसें जो हम उत्सर्जन कर रहे हैं ना, बहुत नुकसान है आगे के लिए। ठीक है, इसीलिए कहते हैं पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप युवा पीढ़ी हो, निकल रहे हो, आप खुद से ये सारी चीज़ों का केयर करना सीखो। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होती है? तापरोधी की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, जो पायरेक्स कांच होती है वो तापरोधी होती है, जिसे हम बोरोसिलिकेट कांच भी बोलते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोरोसिलिकेट कांच या पायरेक्स कांच। आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम, तो ध्यान रखना हमेशा, दृश्य मतलब क्या हो रहा है, बोला इंग्लिश में बात करें विजिबल रेज। विजिबल रेज यानी कि जिन प्रकाश को हम देख सकते हैं, जिनको हम अपने नेत्रस्व आंखों से देख सकते हैं, उन्हें हम विजिबल रेज या दृश्य स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अब इसका आपको तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है, तो ये होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। अब आप कहोगे सर ये तो आंसर में है ही नहीं। आंसर में नहीं है तो इसे आप याद कर लो, लिख लो, लेकिन इसके आसपास तो कुछ होगा। ठीक है, तो 3900 से 7600 आपको दिखाई दे रहा आसपास, तो इस पे आप आंख मूंद के आंसर लगा दो, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको हमने, ये मुझे याद है, ये क्वेश्चन आपका इस पीडी वाले बुक में भी मिला था, मैंने कराया था। रोमन याद रखिएगा, रोमन ने प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था। आइंस्टीन का जो प्रकाश ऊर्जा समीकरण होता है वो क्या होता है? E बराबर mc², ये भी आपको याद होना चाहिए। और प्रकाश का जो वेग माना जाता है वो कितना माना जाता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था रोमन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले, रोमन कहाँ के खगोलविद थे? ये थे आपके फ्रांस के। ठीक, नेक्स्ट बात करें, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय, अब देखो यहाँ पे आपकी पृथ्वी है, कई परतें पाई जाती हैं। रेडियो तरंगें जो हम ट्रांसफर करते हैं वे कहाँ से टकरा के वापस पृथ्वी पर आती हैं? ये ध्यान रखना, ये कहाँ से टकरा के पृथ्वी तक वापस आती हैं? ये हो जाएगा आयन मंडल से। ठीक है, आयन मंडल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, खतरे के सिग्नल आप देखते हो ट्रेन में, बोलते हो लाल बत्ती जल गई तो ट्रेन नहीं जाएगी आगे। आखिर क्या रीजन है जो भी खतरे के सिग्नल बनाए जाते हैं वो लाल रंग के क्यों होते हैं? आपके दिमाग में आना चाहिए ये सारी चीज़ें। साइंस है, सब में फिजिक्स कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। ठीक है, अब अच्छे से शुरुआत से जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उनको पता होता है सारी चीज़ें, एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। अब लाल रंग की बात हो रही है तो ध्यान रखना, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। मैंने बताया अभी क्वेश्चन नंबर जब मैं 7 कर रहा था तो मैंने बताया बैगनी का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, लाल का प्रकीर्णन कम होता है। तो लाल का प्रकीर्णन कम होता है
क्योंकि इसकी वेवलेंस सर्वाधिक होती है। अब यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने बताया बैंगनी का प्रकीर्णन अधिक होता है, लाल का प्रकीर्णन कम होता है, लेकिन वेवलेंथ उल्टा हो जाएगा। बैंगनी का प्रकीर्णन अधिक तो वेवलेंथ कम होगा, और लाल का प्रकीर्णन कम तो वेवलेंथ अधिक होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, लाल का प्रकीर्णन कम होता है, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, और यह दूर से इसीलिए स्पष्ट दिखाई देती है हमें। ठीक, दूर से स्पष्ट दिखाई देती है, इसी कारण से हम हमेशा लाल रंग का प्रयोग करते हैं खतरे के निशान को बताने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, सबसे कम चमकता ये लगाओगे, हैं सबसे कम चमकता ये लगाओगे, आँख के लिए सुखकर ये लगाओगे कि हमारे लिए आरामदायक है, हमें दिखाई देता है इसलिए हम ये लगा देंगे, हैं बताओ। वेग न्यूनतम होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सबसे कम चमकता है, ये भी, ये विचलन सबसे कम होता है। ठीक, ये ध्यान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट बात करें, मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष, निकट को बोलते हैं हम जो बोलते हैं मायोपिया। ठीक, निकट दृष्टि दोष बोले या फिर मायोपिया बोले या आपका जरा दृष्टि दोष, तीनों एक ही बात होता है। अब इसमें क्या होता है, जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो इसमें उल्टा होता है, सेम उल्टा होता है। निकट में निकट की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। अब इसके लिए कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष की बात करें, हाइपर मेट्रोपिया की बात करें तो उसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। निकट को मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पे, तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है। तारे टिमटिमाते नहीं है, तारे सेम प्रकाश देते हैं, लेकिन बीच में वायु की बहुत परतें आती हैं, घनत्व वाली परतें आती हैं, इन परतों से होके आना पड़ता है, और इसी कारण हमें महसूस होता है कि प्रकाश जो तारों से आ रहा है वो टिमटिमा रहा है। तो इसमें लगा सकते हो क्या लगाओगे, वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय घटना है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें प्रकाश का जो तारे से प्रकाश आता है वो हमें लगता है टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, स्पेक्ट्रोमीटर। किसका, स्पेक्ट्रोमीटर। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स सर्च कर लेना, आ जाएगा। एग्जाम गुरु सुधीर सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा। ठीक, स्पेक्ट्रोमीटर। आगे बढ़े, 17, फाइबर ऑप्टिक्स। इंटरनेट की दुनिया में एक तरीके से क्रांति, ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट का अब आज के टाइम पे जब भी नाम आता है तो फाइबर ऑप्टिक्स का प्रकाशित तंतु का जरूर आता है। अभी एक डील फाइनल हुई है बिहार में हर गांव तक फाइबर ऑप्टिक्स पहुंचाने का। ठीक है, चलो आप इसके पहले ब्रॉडबैंड सुनते थे, 2G 4G, अभी तो फाइबर ऑप्टिक्स का टाइम है। ठीक है, प्रकाशित तंतु की बात करें, फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें, जब भी बात करें ध्यान रखिएगा, एक प्रकार से एक सरल रेखा में गति करती है, लेकिन इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसको वक्रीय पथ पर चलाया जाता है। इसकी सहायता से सिग्नल को बहुत तीव्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना क्षय के भेजा जा सकता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हमने यहाँ पे बताया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका जब भी आप फाइबर ऑप्टिक्स की बात आए तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18। अबिंदुकता के दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का बेलनाकार लेंस होता है, सिलेंड्रिकल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबिंदुकता की बात करें, एस्टिजेमस बोलते हैं इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, पीले रंग का, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा आया, पीले रंग का पूरक रंग क्या होता है। आप कलर अगर जो ट्रायंगल पढ़े होंगे तो इस प्रकार से कलर ट्रायंगल होता है। आपको पता होगा 3 प्राइमरी कलर होते हैं, 3 प्राइमरी कलर होते हैं। एक तो आपका लाल होता है जिसे हम रेड बोलते हैं, रेड होता है, एक तो ग्रीन होता है। ये प्राइमरी कलर पूछा जाता है, प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, लाल, ग्रीन और ब्लू होता है, ये आप याद रखिएगा। अब आपको क्या रखना है, इन लाल और ग्रीन को मिलाओगे तो क्या बनेगा, लाल और ग्रीन को मिलाओगे तो आपका यहाँ बनेगा येलो,
येलो बनेगा। लाल और ब्लू को मिलाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये मैजेंटा बनेगा, मैजेंटा बनेगा। और ब्लू और ग्रीन को मिलाओगे तो यहाँ पे सियान बनेगा। सियान मतलब कह सकते हो आसमानी रंग बनेगा। ठीक है, आसमानी बनेगा। अब यहाँ से पूछा है पूरक रंग कौन कौन से है, किसको मिलाने से। मैं पीले रंग का पूरक रंग ध्यान रखना। पूरक मतलब जिसको मिलाने पे कलर सफ़ेद आ जाए या श्वेत हो जाए। जिन दो रंगों को मिलाने से रंग सफ़ेद हो जाए वो एक दूसरे के पूरक रंग होते हैं। अब प्राइमरी कलर आपको याद रखना, ग्रीन, ब्लू और रेड। पूरक कैसे याद रखोगे, अब देखो जिन दो रंगों के कौन, यहाँ येलो आया, येलो और ब्लू को मिलाओगे तो आपका व्हाइट मिलेगा, ये पूरक हो गए। येलो और ब्लू व्हाइट हो गया या पूरक हो गए। और देखो मैजेंटा और ग्रीन मिलाओगे तो भी व्हाइट बनेगा, तो एक दूसरे के पूरक हो गए। और लाल और आसमानी मिलाओगे या लाल और आसमानी मिलाओगे तो भी ये व्हाइट बनेगा, तो ये पूरक हो गए। तो पूरक कलर हो गया, प्राइमरी कलर होगा, ये याद हो गया। किनको मिलाने से पूरक बनेगा, तो ग्रीन और मैजेंटा को मिलाने से पूरक बना, येलो और ब्लू को मिलाने से ट्रायंगल बना के आसानी से आप कर सकते हो, रेड या आसमानी मिलाने से पूरक बना। तो पीले रंग का पूरक यानी कि पीला और ब्लू मिलाते हो तो आपका व्हाइट बनता, तो यहाँ पे ब्लू यानी कि नीला इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें 20 नंबर क्वेश्चन, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं। देखो कपड़े को धोते समय हम नील का प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है, सही वर्ण संयोजन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सही वर्ण संयोजन के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान रखो, अभी मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में कि आप येलो और ब्लू को मिलाते हो तो सफ़ेद हो जाता है, तो यहाँ पे लिख लो कि येलो प्लस ब्लू को मिलाते हो तो वाइट हो जाता है। अब कपड़े जब गंदे होते हैं, वाइट कपड़े की बात है, वाइट पे ही तो ब्लू कलर लगाते हो, नील लगाते हो। वाइट कपड़े जब गंदे होते हैं तो पीलापन आता है और इसी पीलेपन को दूर करने के लिए हम नीला कलर चढ़ा देते हैं। अब नीला चढ़ाएंगे, पीला और नीला बन के क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगी। ये आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, पीला और नीला मिलके सफ़ेद हो गया, और हमें यही तो चाहिए, सफ़ेद कपड़ा को हमें सफ़ेद करना है, तो सफ़ेद हो गया। तो ये सही वर्ण संयोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखना, ये आप कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आशा आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देते, देखो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, बहुत सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं जाते तो आपको उसमें मिलेगा। और आगे आपको पता होना चाहिए यूट्यूब पे 2 वीडियो के नोटिफिकेशन जाते हैं। आगे मैं वीडियो की संख्या भी बढ़ाने वाला हूँ, तो जरूरी आप है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए रहो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।